गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आपके लिए लेके आई हूँ 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस वाइज लगातार स्टडी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें हमको यूनिट 3 की पता चल चुकी हैं। तो अब चालू करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वीएस सुकंथाकर जो हैं उनके माध्यम से भारत की सरकार ने महाभारत पर एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की योजना बनाई। ये योजना थी कि भारत में प्राप्त जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनके रिसर्च की जाए और रिसर्च करने के बाद उन पे एक समालोचनात्मक यानी कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समालोचना शब्द का अर्थ हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा है, जिसमें उसकी अच्छाइयाँ भी हो और बुराई भी हो, ऐसा एक ग्रंथ का लेखन किया जाए। तो उस वीएस सुकंथाकर जी के नेतृत्व में ये ग्रंथ लिखा गया ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारता। ये उस बुक का कवर पेज है जो वीएस सुकंथाकर जी के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है विष्णु सीताराम सुथंकर, जिन्हें वीएस सुथंकर के नाम से भी जाना जाता है। 4 मई 1887 में जन्म हुआ था और 21 जनवरी 1943 में इनकी मृत्यु हुई थी। संस्कृत के प्रख्यात इंडोलॉजिस्ट और विद्वान थे। इन्हें मुख्य रूप से पूरे भारत में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित महाभारत के महत्वपूर्ण संस्करण के मुख्य संपादक के रूप में जाना जाता है। ये है इनका फोटो, ये है वीएस सुकंथाकर। अब हम लोग देखते हैं आगे कि वीएस सुकंथाकर जी ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के विषय में आपकी बुक में क्या दिया है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान वीएस सुकंथाकर जी के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बनाने का जिम्मा उठाया। अब इसमें कार्य करना क्या था? इसमें कार्य ये करना था कि लिपियों को विभिन्न भारत में विभिन्न भागों में लिखी गई लिपियों को संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, ढूंढा गया। उन्हें ढूंढ के उसमें पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की गई, श्लोकों को चयन किया गया और लगभग 13,000 पृष्ठों में फैले इस अनेक खंडों में इसे विभाजित किया गया। इस पूरी परियोजना को पूरा करने में ग्रीन कलर से आप देखेंगे अंडरलाइन, 47 वर्ष लगा, 47 ईयर्स लगा। बहुत लंबा समय ये था। अब हम लोग देखते हैं कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण के केरल और तमिलनाडु तक पांडुलिपियों में समानता हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर आए, यानी कई क्षेत्रीयता की चीज़ें उसमें आई थी। पांडुलिपि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दी है कि पांडुलिपियाँ कैसी होती थी। एक पत्र में लिखी हुई होती थी विशेष प्रकार की, जिसे एक रस्सी से बांध कर रखा जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हद तक हम लोग देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि इस ग्रंथ में जो भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरीके का उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। बाद में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अर्थात हम ये जान रहे हैं कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में हमारी इस टीम को कितनी मेहनत लगी। 47 ईयर्स लग गए और भारत भर की सभी जगह की पांडुलिपियों का अध्ययन इन्होंने किया और इसके आधार पर इन्होंने 1300 पृष्ठों की एक नई महाभारत का व्यवस्थित महाभारत का लेखन किया। अब इन महाभारत के आधार पर हमें जो हमारे अध्याय का पहला मुद्दा है बंधुत्व, इस विषय में जानकारी मिलती है। बंधुत्व मैंने आपको बताया था परिवार के साथ रिश्तेदार, इन सभी का वर्णन। ठीक है, परिवार और बंधुत्व शब्द के लिए संस्कृत में कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। अब परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के रूप में हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बंधुत्व के बारे में अगर हम बात करें तो महाभारत के जितने भी साक्ष्य हमें मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी।
ठीक है। परिवार के लोग एक साथ भोजन करते थे, आपस में संसाधनों को मिलकर बांटते थे। हम लोग अपने घरों में चीज़ें बांट बांट कर यूज़ करते हैं ना, कि ये मेरा है करके अकेले रख लेते हैं, नहीं। भाई बहन, मम्मी पापा, सारी चीज़ें, दादा दादी, चाचा चाची, सारे लोग चीज़ों को बांट कर उपयोग करते हैं। तो ये होता है मिल बांट कर एक साथ जीने वाले जो लोग होते हैं, एक साथ अनुष्ठान पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, त्यौहार मनाने वाले जो लोग होते हैं, ये परिवार होता है। और इस परिवार का थोड़ा सा बड़ा हिस्सा अगर हम कर देते हैं, थोड़े हमारे दीदी भैया और मामा मौसी चाचा और दूर दूर के और भी मतलब ऐसे रिश्तेदार जो हैं, उनको अगर हम मिला लेते हैं तो वो हमारे संबंधी हो जाते हैं। ये हमारा बांधवों का एक समूह है। तो ये एक समूह हमारे पास होता है और ये नैसर्गिक होते हैं और रक्त संबंध से बनते हुए रिश्ते होते हैं। तो ये हो गया, हमें महाभारत से जानकारी मिलती है परिवार की, कि सबसे छोटी इकाई परिवार थी। दूसरा हिस्सा आता है पितृसत्तात्मकता। तो ये पितृसत्तात्मकता क्या है? पितृवंशिकता का अर्थ है वंश परंपरा, जो पिता के पुत्र, फिर पुत्र के पुत्र यानी पौत्र, पौत्र के पुत्र यानी प्रपौत्र से ऐसे चलते जाती है क्रमशः। मातृवंशिका शब्द होता है जब वंश माँ की परंपरा से चलता है। पर हम लोग देख रहे हैं कि महाभारत काल में हमें जो जानकारी मिलती है उससे ये पता चल रहा है कि इस समय परिवार पितृसत्तात्मक व्यवस्था से चल रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ के बांधवों के यानी रिश्तेदारों के दो दलों में, एक कौरव और एक पांडव, जो कि कौन से कुल के थे? एक ही कुल के थे। उस कुल का नाम क्या था? कुरु। ठीक, ये कुरु वंश के थे और दो अलग अलग हो गए यहाँ पे, कौरव और पांडव दोनों ही कुरु वंश के हैं। इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष का चित्रण महाभारत में हुआ है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे और जिनका एक जनपद पर शासन था, जिसे हम आगे समझेंगे। युद्ध के अंत में हमने देखा कि पांडव विजयी होंगे और पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा। ये चीज़ महाभारत से क्लियर हो जाती है। साथ में ये भी क्लियर हो जाता है कि राजा का पुत्र ही सिंहासन पर अधिकार करेगा। तो इस तरीके से पितृवंशिका जो है सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, लेकिन एक और बात है कि कुछ स्थानों पर इसके अलग उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रभावती गुप्त जो थी, वो सत्ता का उपभोग करती हैं क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो जाती है और कोई और संभालने वाला नहीं रहता है। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा शासन सत्ता संभाला जाता रहा है, परंतु पितृसत्तात्मक समाज का झुकाव हमेशा पुत्र की ओर रहा है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में भी उत्तम पुत्रों के प्रजनन के लिए मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। मैंने भी जनपद की बात कही थी इससे पहले, तो देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है एक गोला लगा हस्तिनापुर में, ये, और एक है कुरु। हस्तिनापुर तो उनकी राजधानी थी इसलिए इसको गोला लगा है। जनपद की बात करूँ मैं तो कुरु और मत्स्य आपको दिखाई दे रहा है, मत्स्य। कुरु एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जनपद था और मत्स्य था। इसके अलावा इस तरफ और भी जनपद हैं जिनको हम लोग बाद में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा कि परिवार क्या होता है। धीरे धीरे परिवार को अगर हम लोग देखें तो वो कुल नाम से जाना गया है हमारे संस्कृत में। और जाति की, अगर हम लोग जाति को और ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास आगे करेंगे, अभी जाति पढ़ना है हमें, तो बांधवों का, रिश्तेदारों का जो बड़ा समूह होते जाता है धीरे धीरे करके, वो जाति कहलाता है। और वंश कहलाता है एक ही कुल के पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वज होते हैं वो वंश कहलाते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। बच्चों, छोटे छोटे पार्ट बना रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि आपको समझ आए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई समस्या है तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।